Hello everyone, I welcome you to our YouTube channel Learning Edge. Today we'll be studying EVS Chapter 2 of Standard 5 Maharashtra State Board, Motions of the Earth. Before we begin with, there is an activity which you need to try. आपको एक टॉप लेना है और उसको स्पिन करना है, यानी घुमाना है. The top turns around itself. Any object that turns around itself actually turns around a certain imaginary line. The turning of an object around itself is called rotation, and the imaginary line around which it rotates is called its axis of rotation. आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा टॉप खुद ही अपने आप में चक्कर लगा रहा है, एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखा पे. ऑब्जेक्ट का खुद में चक्कर लगाने को ही हम रोटेशन कहते हैं, और वो इमेजिनरी लाइन जिसके चारों ओर वो रोटेट करता है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. द अर्थ्स रोटेशन. बिफोर वी बिगिन विद द कॉन्सेप्ट, लेट अस ट्राई वन मोर एक्टिविटी. आप एक ग्लोब लीजिए जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है और उसको स्पिन कीजिए और नोट करते रहिए कि वो कौन से लाइन के अराउंड रोटेट कर रहा है. अब एक प्लम्ब लाइन लीजिए. प्लम्ब लाइन आपने प्लम्बर या पेंटर के पास देखा होगा, जो कि एक वेट होता है जिसका एंड पॉइंटेड रहता है और वो एक स्ट्रिंग या धागे से अटैच्ड होता है. ये ज़्यादातर वर्टिकल लाइन के रेफरेंस के लिए यूज़ की जाती है. अगर आपके पास प्लम्ब लाइन नहीं है तो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट जैसे कि इरेजर को थ्रेड से बांधकर ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. You will see that the plumb line and the Earth's axis are at an angle to each other. That is, the Earth's axis is inclined. आप ऑब्जर्व करोगे तो प्लम्ब लाइन और अर्थ के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, मतलब अर्थ एक्सिस थोड़ा सा स्लोप पे है, यानी झुका हुआ है. The earth rotate with its axis inclined like this. The line NS in the picture shows the earth's axis. It passes through the center of the earth. The points N and S are called the poles of the earth. N is the north pole of the earth and S is the south pole. इसी झुकी हुई यानी इंक्लाइन एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है. पिक्चर में जो NS लाइन है वो अर्थ का एक्सिस है, जो कि अर्थ के सेंटर से पास होता है. N और S पॉइंट्स को हम अर्थ के पोल्स कहते हैं. यहाँ N मतलब नॉर्थ पोल होता है और S मतलब साउथ पोल होता है. If a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and the south poles, it will divide the earth into two equal parts. This imaginary circle is called the equator. The two equal parts it makes of the earth are called the northern hemisphere and the southern hemisphere respectively. अगर अर्थ के सरफेस पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ठीक नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, तो वो एक्चुअल में अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स यानी समान भाग में डिवाइड कर देगा. इस इमेजिनरी सर्कल को हम इक्वेटर कहते हैं, और जो दो इक्वल पार्ट्स में ये सर्कल डिवाइड होता है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. हेमिस्फीयर का मतलब ही हाफ ऑफ स्फीयर यानी आधा गोलाकार होता है. अभी एक एक्टिविटी दी गई है जो हमें ट्राई करना है. आपको एक बड़े टेबल के बीच में कैंडल रखना है और कैंडल को सेंटर कंसीडर करके उसके आजू बाजू एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है. ये सर्कल के कोई भी पॉइंट पे आप ग्लोब प्लेस कर दीजिए. ग्लोब रखने के बाद आपको कैंडल जलाना है. अब आप अज्यूम कीजिए कि जो कैंडल आपने सेंटर पे रखा है वो एक्चुअल में सन है. ग्लोब के कौन से पार्ट को सनलाइट मिल रहा है और कौन से पार्ट को नहीं मिल रहा है वो हमें ऑब्जर्व करना है. Now looking at the globe from the direction of the north pole, turn it anti-clockwise. This is how the earth rotates. That is, it rotates from west to east. As the earth rotates, its different parts come into the light of the sun, one after the other, and turn away from it also in the same order. अब ग्लोब को नॉर्थ पोल से देखते हुए आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं. इसी तरह हमारा अर्थ रोटेट करता है. इसका मतलब ये है कि अर्थ वेस्ट यानी पश्चिम से ईस्ट यानी पूर्व रोटेट करता है. जैसे जैसे अर्थ घूमता है वैसे वैसे अर्थ के अलग अलग पार्ट सनलाइट को फेस करते हैं, और ठीक उसी तरह वो पार्ट सनलाइट से दूर भी जाते हैं. ग्लोब के हिस्से को जब तक अच्छी तरह से रोशनी मिल रही है तब तक हम उसे दिन यानी डे कंसिडर करते हैं. सनसेट एंड सनराइज. सनसेट और सनराइज को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. ये हमारे प्रीवियस एक्टिविटी का ही कंटिन्यूएशन है. इसमें हम ग्लोब पे एक रेड कलर की बिंदी स्टिक करेंगे और ग्लोब को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे. ग्लोब के रोटेशन के समय हमें बिंदी की कौन सी लोकेशन पे सनराइज, नून और सनसेट हो रहा है ये नोट डाउन करना है. एक सनराइज होने के बाद आप नोट करो कि नेक्स्ट सनराइज कब होता है बिंदी के लोकेशन पे, और आपको ये दिखेगा कि अर्थ का एक रोटेशन पूरा होने पे ही आपको फिर से सनराइज दिखेगा, मतलब ग्लोब का एक पूरा राउंड कंप्लीट होने पे. This period of time that the earth take to complete one rotation is called a day. A day has two parts, daytime and nighttime, or simply day and night.
For the purpose of measuring time, we divide the whole day into 24 parts, each of which is called an hour. अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम डे मतलब दिन कहते हैं। एक दिन में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है डे टाइम यानी दिन का समय जो कि सुबह से लेकर शाम तक होती है, और एक होता है नाइट टाइम यानी कि रात का समय। समय को मापने के लिए हम पूरे दिन को 24 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं जिसे कि हम आवर्स यानी घंटे बोलते हैं। अ ईयर दिया हुआ एक्टिविटी भी हमारे प्रीवियस एक्टिविटी का ही कंटिन्यूएशन है। अब आपको ग्लोब की पोजीशन सर्कल पे मूव करना है, और जब आप ये करेंगे तो आप ग्लोब को भी रोटेट करते रहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्लोब की एक्सिस सर्कल पे ही हो और उसकी पोजीशन या डायरेक्शन चेंज ना हो। Eventually, the globe will come back to its original place on the circle. This is how the earth revolves around the sun, even as it rotates around itself. The period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. अंत में ग्लोब वापस अपनी वही पोजीशन पे आ जाएगी जहाँ से हमने उसे शिफ्ट की थी। ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी भी सन के आजू बाजू परिक्रमा लगाती है, जिसे हम सन के अराउंड रिवॉल्व करना बोलते हैं, और अर्थ रिवॉल्व करते समय खुद अपने आप में भी चक्कर लगाता है जिसे हम रोटेट करना बोलते हैं। मतलब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते समय खुद के अराउंड भी रोटेट करता है। अर्थ को सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसे हम 1 ईयर यानी कि 1 साल कहते हैं, और एक साल में लगभग 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं। A leap year. In the Gregorian calendar, the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year. That makes 24 hours or 1 day in every 4 years. To make up for this lost 1 day, the month of February in the Gregorian calendar has an extra day every 4th year. That year is called a leap year, and it has 366 instead of 365 days, and February has 29 instead of 28 days. हम जो कैलेंडर रिफर करते हैं उसमें एक साल को 365 डेज कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि 6 आवर्स कम कैलकुलेट होते हैं हर साल, क्योंकि रियलिटी में अर्थ के रेवोल्यूशन को 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। अगर कंप्यूट किया जाए तो एक साल में 6 आवर्स यानी 4 साल में 4 × 6 जो कि 24 आवर्स मतलब एक दिन होता है। इसी एक दिन को एडजस्ट करने के लिए हर 4 साल में फरवरी के महीने में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है, और वो साल को हम लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि 365 डेज के बदले वो साल 366 डेज का होता है, और फरवरी महीने में 28 डेज के बदले 29 डेज होते हैं। हमें ये तो पता है कि दिन और रात का ड्यूरेशन यानी लंबाई हमेशा बराबर की नहीं होती है, क्योंकि अर्थ का एक्सिस थोड़ा झुका हुआ है, और अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्व करना भी एक रीज़न है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 मार्च और 23 सितंबर के बीच में दिन रात से लंबे होते हैं, इसलिए वो रीजन में गर्मी होती है यानी समर सीजन होता है। लेकिन ठीक इसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में रात दिन से लंबे होते हैं और इस रीजन में कम गर्मी होती है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। सेम वे में अगर हम 23 सितंबर से 22 मार्च का पीरियड लेते हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन रात से लंबे होते हैं, वो रीजन में ज़्यादा गर्मी होती है और वो पीरियड में वहाँ पे समर सीजन होता है। और अगर हम उसी पीरियड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पे नाइट्स दिन से लंबे होते हैं, कम गर्मी होती है और वहाँ विंटर सीजन कंसिडर होता है। ये डेट्स लीप ईयर के वजह से थोड़े अलग हो सकते हैं, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इंडिया में समर, रेनी और विंटर सीजन को मेन सीजन कंसिडर किया जाता है। हम एक साल को भी 6 अलग अलग सीजन में डिवाइड करते हैं, जैसे कि वसंत, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये 6 सीजन का चक्र को हम ऋतु चक्र कहते हैं। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स यही सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे गाने या गेम्स भी इन्हीं सारे सीजन से संबंधित है। द फुल मून एंड द न्यू मून. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. However, these two orbit intersect. Hence, the sun, the moon and the earth are not always along a straight line. मून अर्थ का चक्कर लगाता है और अर्थ सन का, लेकिन ये दो ऑर्बिट एक दूसरे को पार करते हैं, इसलिए सन, मून और अर्थ हमेशा सीधी रेखा पर नहीं होते। We see half of the moon surface which faces the earth. That is, from the earth we see only one side of the moon.
हमें हमेशा मून का आधा पोर्शन ही दिखता है। मतलब अगर आप अर्थ से मून को देखोगे तो आपको हमेशा मून का एक ही साइड दिखेगा। The moon has no light of its own. We can see the moon because of the sun's light that falls on it. On a full moon night, we see the entire side of the moon that faces the earth. On a new moon night, we cannot see any of it. मून को खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। हमें मून सिर्फ सन की रोशनी की वजह से ही दिखती है। फुल मून नाइट के समय हमें मून का एक भाग पूरा दिखाई देता है। वहीं अगर न्यू मून हो तो हमें कोई भी भाग नहीं दिखाई देता है। From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. From new moon to full moon, it again grows bigger and bigger. These different shapes of the moon that we see are called the face of the moon. जब फुल मून से न्यू मून होता है तो मून के ब्राइट पार्ट भी हमें धरती से धीरे धीरे कम होते हुए दिखते हैं, और वहीं न्यू मून से फुल मून होते समय ये बढ़ने लगता है। ये अलग अलग मून के शेप को हम फेस ऑफ मून कहते हैं। The lunar month and days. Tithi. You know that it takes 14 or 15 days from new moon to full moon. This is the fourth night of the waxing moon. After the full moon, the moon appears smaller and smaller, and after 14-15 days, it is new moon again. This period is the fourth night of the waning moon. Thus, the period from one moon to the next is of 28 to 30 days. It is called the lunar month. Every day of the lunar month is called a tithi. न्यू मून से फुल मून होने में 14 से 15 दिन लग जाते हैं, और ये टाइम पे मून का ब्राइट पार्ट हमें बढ़ते हुए दिखता है। इसी को हम वैक्सिन मून कहते हैं। फुल मून के बाद मून हमें धीरे धीरे कम दिखने लगता है, और ठीक 14 या 15 दिन बाद न्यू मून हो जाता है। मतलब हमें कोई भी पोर्शन नहीं दिखता। मून की ब्राइटनेस का कम होने को ही हम वैनिंग मून कहते हैं। इसलिए एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून होने में 28 से 30 दिन लग जाते हैं। ये पूरे पीरियड को हम लूनार मंथ बोलते हैं, और इसी लूनार मंथ का हर एक दिन को हम तिथि बोलते हैं। चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अभी आप देखोगे तो एक एक्सरसाइज दिया गया है जो कि हमें करना है। आपको अगर कोई भी सेक्शन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।